यूनिलैटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड जो नेक्स्ट पॉइंट हमें स्टडी करना है वो है यूनिलैटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म के थ्योरम्स। तो यहां पर दो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट थ्योरम जो हमारा है वो है इनिशियल वैल्यू थ्योरम। सो इनिशियल वैल्यू थ्योरम हमारा क्या होता है? इनिशियल वैल्यू थ्योरम के अंदर देखिए, नाम से क्लियर है, इनिशियल वैल्यू। आपको xt की इनिशियल वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है, दैट मीन्स x0, या इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं लिमिट t टेंड्स टू 0 xt, तो आप इनिशियल वैल्यू थ्योरम का यूज कर सकते हैं। यह होता है लिमिट h टेंड्स टू इंफिनिटी s एक्सेस। तो बेसिकली आप बोलेंगे कि आप कैलकुलेट तो xt की इनिशियल वैल्यू कर रहे हैं, मींस t टेंड्स टू 0 पर कर रहे हैं xt को कैलकुलेशन, तो फिर हमें इस थ्योरम की नीड क्यों है? इस थ्योरम की नीड तब है आपको जब आपको एक्सेस गिवन हो क्वेश्चन में, ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म गिवन हो क्वेश्चन में और आपसे xt की इनिशियल वैल्यू पूछा हो, तो वहां पर आप क्या करेंगे? अगर आपको थ्योरम नहीं पता होगा तो आप पहले एक्सेस का इनवर्स निकालेंगे, मींस xt निकालेंगे, और फिर xt में t की वैल्यू 0 पुट करेंगे। अगर एक्सेस बहुत इजी है इनवर्स निकालने के लिए तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर एक्सेस बहुत कॉम्प्लेक्स आपको दिया हुआ है और इनवर्स निकालना अगर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, तब सोचिए आपका कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा इनवर्स निकाल के फिर t टेंड्स टू 0 पुट करने में। लेकिन यहां पर अगर आपको थ्योरम पता है तो आप क्या कर सकते हैं? आप सीधा सीधा एक्सेस को s से मल्टीप्लाई करिए और s टेंड्स टू इंफिनिटी पुट कर दीजिए। जो भी आंसर आएगा वो xt की इनिशियल वैल्यू के इक्वल होगा, मींस वो x ऑफ 0 के इक्वल ही होगा। मींस इनिशियल वैल्यू आपकी xt की ही निकलेगी, एक्सेस की नहीं, बस एक्सेस का इस्तेमाल आप करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग। देखिए, सपोज करिए आपको एक्सेस गिवन है यहां पर s+2, s+3, s+6, और आपको बोला है x0 कैलकुलेट करिए, दैट मींस xt की इनिशियल वैल्यू आप निकालिए। तो यहां पर x0 के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? लिमिट h टेंड्स टू इंफिनिटी s एक्सेस। तो आप क्या करेंगे? लिमिट h टेंड्स टू इंफिनिटी पुट करेंगे, s करेंगे और साथ में एक्सेस को लिख देंगे। एक्सेस क्या है? s+2, s+3, s+6। क्लियर अच्छे से? नाउ यहां पर देखिए, लिमिट आपको इंफिनिटी पुट करनी है और हमें हमेशा पता होना चाहिए बात कि आप इंफिनिटी कभी डायरेक्ट नहीं पुट कर सकते। अगर आप इंफिनिटी डायरेक्ट पुट करेंगे तो हमेशा आपका हर आंसर इंफिनिटी ही आएगा। तो इंफिनिटी कैसे पुट करते हैं? ऊपर और नीचे से जिसकी वैल्यू भी इंफिनिटी पुट करनी है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से उसका हाईएस्ट पावर आप कॉमन लेते हैं। तो यहां पर देखिए, न्यूमरेटर में s का हाईएस्ट पावर क्या है? s स्क्वायर है, तो न्यूमरेटर से आप s स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा आपका? 1 + 2/s, और डिनोमिनेटर में भी हाईएस्ट पावर क्या होगा? s स्क्वायर होगा। आप देख सकते हैं s इंटू s, s स्क्वायर, तो आप s स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 1 + 3/s, 1 + 6/s। नाउ अब आप अगर लिमिट s टेंड्स टू इंफिनिटी पुट करेंगे तो पहले तो s स्क्वायर कैंसल, और लिमिट s की वैल्यू इंफिनिटी पुट करने पर 2/s मींस 2/इंफिनिटी 0, 3/इंफिनिटी 0, 6/इंफिनिटी 0, तो आंसर क्या बच जाएगा? 1। तो ये आपकी निकल जाएगी इनिशियल वैल्यू ऑफ xt। तो बेसिकली ये यूज होता है हमारा इनिशियल वैल्यू थ्योरम का, कि आपको यहां पर इनवर्स लाप्लास निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनिशियल वैल्यू थ्योरम कब वैलिड होगा, कब वैलिड नहीं होगा, मींस कब आप इस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं, कब आप इस थ्योरम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट एग्जांपल से इस पॉइंट को हम समझते हैं। देखिए, सपोज करिए आपको यहां पर गिवन है एक्सेस इज इक्वल टू s+2, s+3, s+6, s+9, और आपको बोला गया है डिटरमाइन x0, दैट मींस इनिशियल वैल्यू ऑफ xt। तो यहां पर जब आप सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो x0 का फॉर्मूला फिर से आप यूज करेंगे इनिशियल वैल्यू थ्योरम। तो लिमिट s टेंड्स टू इंफिनिटी s एक्सेस
एक्सेस मीन्स s+2, s+3, s+6 एंड s+9। अब देखिए यहां पर जब आप s टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करने जाएंगे तो जैसा मैंने आपको बोला इन्फिनिटी कभी डायरेक्ट पुट नहीं किया जाता, ऊपर और नीचे से हाईएस्ट पावर कॉमन ली जाती है जिसकी वैल्यू आपको इन्फिनिटी पुट करनी है। तो जब आप s की हाईएस्ट पावर कॉमन लेंगे ऊपर और नीचे से तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा s³ जो कॉमन आएगा, तो क्या हो जाएगा यहां पर 1 + 2/s, 1 + 3/s और डिनोमिनेटर में s² तो 1 + 6/s एंड 1 + 9/s। देखिए जो सारे 1/s के टर्म है वो तो जीरो हो जाएंगे, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन s³ अपॉन s² जब आप करेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा लेकिन एक s बच जाएगा आपका। तो ये सारे टर्म तो जीरो हो गए आपके, इस पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक s के बच जाने के कारण न्यूमरेटर में जब आप s की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ओवरऑल आंसर आपका क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या निकला, अब देखिए लास्ट एग्जांपल में आंसर 1 आया, इस एग्जांपल में आंसर इन्फिनिटी आ गया। लास्ट एग्जांपल में हमारा जो डिनोमिनेटर पावर था वो ज्यादा था न्यूमरेटर पावर से, इस एग्जांपल में डिनोमिनेटर पावर इक्वल है न्यूमरेटर पावर के, जिसके कारण से क्या हुआ, एक एक्स्ट्रा s जो आपने मल्टीप्लाई किया जो कि थ्योरम में है s, उसके कारण से न्यूमरेटर पावर ज्यादा हो गया डिनोमिनेटर पावर से, और जब भी आप इन्फिनिटी पुट करते हैं और न्यूमरेटर पावर ज्यादा हो जाता है डिनोमिनेटर पावर से तो आप देख लीजिए यहां पर आंसर क्या आता है, इन्फिनिटी आता है। आंसर इन्फिनिटी पुट करने पर तभी फाइनाइट आता है जब न्यूमरेटर पावर और डिनोमिनेटर पावर दोनों इक्वल हो, जैसा लास्ट एग्जांपल में हुआ था। क्वेश्चन में न्यूमरेटर पावर कम जरूर था लेकिन एक एक्स्ट्रा s से मल्टीप्लाई करने के बाद न्यूमरेटर पावर और डिनोमिनेटर पावर इक्वल हो गया था, ठीक है। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं कंडीशन कि जो आपका थ्योरम है वो तभी वैलिड होगा, इनिशियल वैल्यू थ्योरम जो है तभी वैलिड होगा आपका व्हेन न्यूमरेटर पावर आपका लेस होगा डिनोमिनेटर पावर से, ठीक है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा, जब भी आपका न्यूमरेटर पावर डिनोमिनेटर पावर से लेस होगा तभी आपका ये थ्योरम वैलिड होगा, अदरवाइज ये थ्योरम वैलिड नहीं होगा। इक्वल पे भी वैलिड नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक एक्स्ट्रा s मल्टीप्लाई होता है। नाउ नेक्स्ट जो हमारा थ्योरम है फाइनल वैल्यू थ्योरम। तो बेसिकली फाइनल वैल्यू थ्योरम हमारा क्या होता है, देखिए फाइनल वैल्यू का मतलब क्या है, जैसा अगेन नाम से क्लियर है आपको xt की फाइनल वैल्यू मिलती है इस थ्योरम से, दैट मींस x इंफिनिटी। तो लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी xt इज इक्वल टू, ये होता है आपका लिमिट s टेंड्स टू 0 s एक्सेस, ठीक है। तो इससे आपको फाइनल वैल्यू मिल जाएगी xt की। तो आप थ्योरम का यूज ऑलरेडी समझ चुके हैं इनिशियल वैल्यू के थ्रू कि आपको अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म गिवन है तो इनवर्स लेने की कोई जरूरत नहीं है। नाउ यहां पर अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो आप ध्यान से देखिए, सपोज करिए अगर आपको एक्सेस गिवन है 1/s+3 और आपको बोला गया है कि इसका आप फाइनल वैल्यू निकालिए, मींस xt का फाइनल वैल्यू निकालिए इस एक्सेस के रेस्पेक्ट में जो xt होगा, दैट मींस x इंफिनिटी, स्मॉल x इंफिनिटी। तो यहां पर अब आप देखिए जब आप फाइनल वैल्यू थ्योरम का यूज करेंगे, सपोज करिए अगर आपको इनवर्स नहीं निकालना, ऑल दो इसका इनवर्स बहुत इजी है, आपको पता भी है, हमने पढ़ रखा है इसका इनवर्स, लेकिन फिर भी अगर आप x इंफिनिटी डायरेक्ट निकालते हैं तो क्या करेंगे, लिमिट s टेंड्स टू 0 s एक्सेस, एक्सेस क्या है 1/s+3। तो आप देख सकते हैं s की वैल्यू 0 पुट करने पर आंसर क्या हो जाएगा, 0। 0 हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं लेकिन इंफिनिटी डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। नाउ जो x इंफिनिटी हमारा 0 आया तो क्या ये 0 करेक्ट आंसर है, देखिए मैंने ऐसा एग्जांपल सिर्फ इसलिए लिया है ताकि आप इसके इनवर्स निकाल कर भी वेरीफाई कर पाएं, क्योंकि फाइनल वैल्यू थ्योरम कब वैलिड होगा कब वैलिड नहीं होगा एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है ये। इनिशियल वैल्यू में क्या है आपको पता चल जाएगा, जब भी आंसर इंफिनिटी आ गया वो वैलिड नहीं है, लेकिन फाइनल वैल्यू थ्योरम में ऐसा भी होता है बहुत बार कि आंसर फाइनाइट आ जाता है लेकिन वो वैलिड नहीं होता, मींस वो फाइनाइट आंसर भी आपका गलत है। इनिशियल वैल्यू थ्योरम में कभी भी फाइनाइट आंसर आएगा तो वो हमेशा सही ही है, आपको उसमें कोई
डाउट नहीं होगा कि वो गलत है, लेकिन फाइनल वैल्यू में गलत भी हो सकता है। इसलिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा कि यहां पर अगर आप इस एक्सेस के रेस्पेक्ट में एक्स टी निकाल लें तो ये 1/s+a का फॉर्म है। आपको पता ही है, आप यूनिलैटरल लाप्लास पढ़ रहे हैं। यूनिलैटरल लाप्लास मींस सिंगल साइडेड, जीरो से इंफिनिटी वाला मींस कॉजल वाला। तो इसका क्या होगा, e की पावर -3t ut। ठीक है, तो यहां पर ये जो आपका xt है, जब आप इस xt पे t की वैल्यू इंफिनिटी पुट करेंगे तो e की पावर -इंफिनिटी, हमें पता है जीरो ही होता है। तो आप देखेंगे कि जो आपने थ्योरम से निकाला या जो आपने डायरेक्ट निकाला, दोनों आंसर आपके बिल्कुल इक्वल हैं। मींस इस कंडीशन में तो या इस क्वेश्चन के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक और क्वेश्चन आप देखिए, उससे आपको यहां पर प्रॉब्लम समझ में आएगी। मान लीजिए अगर मैं एक्सेस लेता हूं 1/s-3 और आपको अगेन बोला है x ऑफ इन्फिनिटी आप कैलकुलेट करिए। तो देखिए, जब आप x ऑफ इन्फिनिटी कैलकुलेट करेंगे वाया थ्योरम, पहले आप थ्योरम से कैलकुलेट करिए, लिमिट s टेंड्स टू 0 s एक्सेस, तो अगेन आंसर 0 आ जाएगा s की वैल्यू 0 पुट करने पर। लेकिन आपको इस वाले एक्सेस का भी इनवर्स पता है, आपने पढ़ रखा है, तो xt क्या होगा, 1/s-a का फॉर्मेट है। दैट मीन्स e की पावर at ut, तो a क्या है यहां पर 3। नाउ जब आप t टेंड्स टू इंफिनिटी पुट करेंगे अब, तो देखिए e की पावर इंफिनिटी कितना होता है, इंफिनिटी होता है। देखिए यहां पर जब थ्योरम से किया तो आंसर 0 आया, लेकिन जब नॉर्मली कैलकुलेट किया, ऑब्वियस सी बात है नॉर्मल वाला ही सही होगा, क्योंकि उसी में आप डायरेक्टली t टेंड्स टू इंफिनिटी पुट करके देख रहे हैं। तो थ्योरम का यूज अब कब कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इस बात को समझेंगे तो ये जो x इंफिनिटी आपको 0 मिला है, ये एक फाइनाइट वैल्यू है। 0 इज ऑल्सो अ फाइनाइट वैल्यू। तो 0 मिलने के बावजूद भी, फाइनाइट वैल्यू मिलने के बावजूद भी ये थ्योरम यहां पर गलत हो गया। ठीक है, तो अब कैसे आप समझेंगे कि कब थ्योरम आपका सही होगा, कब थ्योरम गलत होगा। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन हमने लिया 1/s+3, उसमें आपका पोल किस तरफ था, लेफ्ट हैंड साइड। ध्यान रखिएगा, आप कॉजल के लिए स्टडी कर रहे हैं, यूनिलैटरल, तो पोल आपका -3 था लेफ्ट हैंड साइड। सेकंड क्वेश्चन में पोल आपका राइट साइड था, s=3 था। ठीक है, तो यहां पर दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट से आप लर्न कर सकते हैं कि ऑल द पोल्स, अगर आपके ऑल द पोल्स लाइज इन द RHS, ठीक है, या आप ये भी बोल सकते हैं ऑल के साथ, या एनी भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं, मींस एनी पोल। ठीक है, ऑल द पोल भी हो सकता है, एनी भी हो सकता है, मींस सारे पोल भी हो सकते हैं, कोई एक दो भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर वो RHS में लाई करते हैं तो उस केस पे आप बोलेंगे यहां पर कि फाइनल वैल्यू जो थ्योरम है आपका, जो आपने स्टडी किया है, ये थ्योरम आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस केस पे आप थ्योरम को अप्लाई नहीं कर सकते। बेसिकली आप एनी पोल के हिसाब से ही माइंड में रखिए, सारे भी हो सकते हैं लेकिन कोई भी एक भी होता है तो वैलिड नहीं होगा। नाउ यहां पर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑल द पोल्स अगर आपके LHS में होते हैं, ठीक है, यहां पर एनी वर्ड नहीं चलेगा, यहां पर सारे के सारे LHS में होने चाहिए। तो उस केस में ये जो आपका थ्योरम है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपका थ्योरम जो है प्रॉपर वैलिड होगा। ठीक है, तो यहां पर जैसा आपने देखा था एग्जाम्पल में, फर्स्ट एग्जाम्पल में आपका पोल कहां था, लेफ्ट साइड, सेकेंड एग्जाम्पल में राइट साइड था, तो इसलिए सेकेंड एग्जाम्पल में आपका आंसर गलत आ गया। ठीक है, तो इस कंडीशन को एक और तरीके से भी आप समझ सकते थे कि व्हेन ROC इंक्लूड्स j⍵xs, देन आप बोल दोगे कि ये जो थ्योरम है आपका वो आपका वैलिड होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहां पर जो आपका पोल था वो -3 था, तो ROC आपको पता है, आप कॉजल सिग्नल के लिए पढ़ रहे हैं यूनिलैटरल, तो ROC क्या होगी, सिग्मा ग्रेटर देन -3। तो सिग्मा ग्रेटर देन -3 में आपका j⍵xs इंक्लूड हो जाएगा। -3 से जब आप आगे बढ़ेंगे तो बीच में y एक्सिस आ जाएगा आपका। लेकिन यहां पर अगर आप देखें s = 3 सेकेंड क्वेश्चन में, तो s की वैल्यू 3 है,
तो ऑलरेडी आप राइट साइड है, तो जब 3 से आगे जाएंगे तो 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी तक जाएंगे, लेकिन बीच में वाई एक्सिस नहीं आएगा। तो बस यही कंसेप्ट है आपका, दोनों तरीकों से आप समझ सकते हैं इसे। तो यहां पर एक और एग्जांपल हम लेते हैं, वहां पर अब आप डायरेक्ट इन स्टेटमेंट्स का यूज करके डिसीजन ले सकते हैं कि कब आपका थ्योरम वैलिड है, कब आपका थ्योरम वैलिड नहीं है। मान लीजिए अगर आपको एग्जांपल दिया हुआ है s+1 s+2 s-3 भी लिखा है सपोज करिए, ठीक है, और डिनोमिनेटर में आपको लिखा है s+2 s+6, ठीक है। देखिए वैल्यू पुट करना s टेंड्स टू 0 ये कोई बड़ी बात नहीं है, हमें सिर्फ ये चेक करना है कि थ्योरम वैलिड है कि नहीं वैलिड है। तो अब आप देखिए क्या ये थ्योरम यहां वैलिड होगा, बस ये हमें डिसीजन लेना है। तो यस ये थ्योरम यहां वैलिड है। क्यों वैलिड है, देखिए जो आपके पोल्स हैं वो क्या क्या है, -2 और -6 है। देखिए मैंने इंटेंशनली एक जीरो राइट साइड लिया है, जीरो को बिल्कुल नहीं देखना है, जीरो राइट साइड हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एस की वैल्यू 3 है जीरो में कोई प्रॉब्लम नहीं। पोल्स जो हैं वो एलएचएस पे होने चाहिए, स्टेबिलिटी जो है ना वो पोल्स डिसाइड करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो सिस्टम स्टेबल होना चाहिए, जो ऑलरेडी हम लर्न भी कर चुके हैं इस कंसेप्ट के थ्रू प्रीवियस लेक्चर्स पे। तो यहां पर आपका ये थ्योरम क्या होगा, परफेक्टली वैलिड होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे देखिए एक और एग्जांपल आप देखिए, मान लीजिए आपको इस तरीके से लिखा है s+1 डिवाइडेड बाय s-2 s+3 s+4। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 3 पोल हैं, एक पोल है 2, एक पोल है -3, एक पोल है -4। लेकिन आपका जो एक पोल है आउट ऑफ 3 पोल्स वो किस में है, आरएचएस पे है, बाकी तो एलएचएस पे है, लेकिन आरएचएस में मैंने आपको एनई भी लिखा दिया था, ठीक है। तो इसलिए ये थ्योरम यहां पर वैलिड नहीं होगा। क्लियर है अच्छे से ना। एक थोड़ा अलग टाइप का एग्जांपल हम देखते हैं। सपोज करिए आपको एक्सेस इस तरीके से दिया हुआ है s/s²+4, ठीक है। तो क्या यहां पर ये थ्योरम एप्लीकेबल होगा? यहां पर अगर आप पोल का डिस्कशन करते हैं तो देखिए पोल क्या होंगे, s² = -4, हमें पता है स्क्वायर कभी माइनस में नहीं हो सकता, तो यहां पर ये क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी पोल, दैट मींस +-2j। तो क्या इमेजिनरी पोल्स के केस में हमने अभी तक सिर्फ ये बोला एलएचएस या आरएचएस, लेकिन जैसा मैंने आपको बोला एलएचएस कंपलसरी है। एलएचएस अगर नहीं है कंपलसरी सारे के सारे ऑल द पोल्स, तो आपका वैलिड नहीं होगा, आप नॉट वैलिड ही मानकर चलेंगे। तो यहां पर भी ये थ्योरम आपका वैलिड नहीं है, क्योंकि आपके पोल्स क्या है, यहां पर इमेजिनरी पोल्स हैं, ठीक है। पोल्स कंपलसरी आपके कहां होने चाहिए, पोल्स कंपलसरी आपके होने चाहिए एलएचएस में। एक और तरीके से इसे समझ सकते थे हम, देखिए अगर मैं यहां पर xt निकाल लूं तो xt देखिए s/s² + a², ये किसका फॉर्मूला होता है, कॉस का, ये हो जाएगा cos 2t ut। अब देखिए जो कॉस या साइन सिग्नल्स होते हैं हमारे वो लगातार चलते जाते हैं, पीरियोडिक होते हैं ना, कॉस हो जाए या साइन हो जाए, तो पीरियोडिक सिग्नल जो है वो तो पूरा इन्फिनिटी तक चलता जाएगा, ठीक है। अब क्या आप इन्फिनिटी पे जाके देख सकते हैं कि वो सिग्नल किस पॉइंट पर एंड हो रहा है, क्या वो सिग्नल कंपलसरी 0 पर एंड हो रहा है? क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि स्टेबिलिटी का मतलब ही यही है कि एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए। सिग्नल होता है तो आप एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल बोलते हैं, सिस्टम होता है तो क्या बोलते हैं, स्टेबल बोलते हैं, ठीक है। मींस आप और कैसे चेक कर सकते हैं कि t टेंड्स टू ±∞ पर वो सिग्नल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबिलिटी वाला अगर आप कंसेप्ट लगाते हैं तो क्या यहां पर जो cos 2t ut है वो t टेंड्स टू ∞ पर 0 ही होगा? ये कंपलसरी नहीं है ना, क्योंकि वो तो एक पीरियोडिक सिग्नल है, वो तो इन्फिनिटी तक जाता जाएगा। हम इन्फिनिटी पर जाकर देख सकते हैं क्या कि वो 0 पर एंड हो रहा है? हाँ ये कंफर्म है कि वो इन्फिनिटी पर एंड नहीं हो सकता, क्योंकि कॉस की जो वैल्यू होती है मिनिमम होती है -1, मैक्सिमम होती है 1, तो वो t टेंड्स टू ∞ पर उसका एम्पलीट्यूड इन्फिनिटी तो नहीं होगा, 1 से ज्यादा भी नहीं होगा, -1 से +1 के बीच में ही होगा। लेकिन ये तो नहीं पता ना कि 0 होगा, हमारी कंडीशन क्या है, एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल की 0 होना चाहिए। तो इस तरीके से भी आप एनालिसिस कर सकते हैं, ऑलरेडी हमने लर्न किया हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली बस आपको ये माइंड में रखना है कि स्टेबल सिस्टम या एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल, तभी आपका फाइनल वैल्यू थ्योरम वैलिड होगा अगर आप xt के फॉर्म में देखना चाहते हो। लेकिन अगर आप xt के फॉर्म में पहुंच ही जाओगे तो फिर थ्योरम यूज करने की जरूरत ही क्या है। तो मेन आपको एक्सेस के फॉर्म में देखना है, तो एक्सेस के फॉर्म में आप सिंपली क्या देखेंगे कि आपका
जो पोल्स हैं वो एलएचएस में है कि नहीं। बहुत ही इजी तरीका है, सारे के सारे पोल्स अगर एलएचएस में है तो फाइनल वैल्यू थ्योरम आपका वैलिड होगा। क्लियर अच्छे से। सो आई होप आपको ये इनिशियल वैल्यू थ्योरम एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे।